हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की इस क्लास में हम क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले हमें वेक्टर किसे कहते हैं और क्यों उसको वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें दोनों की जरूरत पड़ती है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, डेट मीन स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें यहाँ क्या पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ना है जहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। इस एरो से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम इसका हेड कहते हैं और इसे हम वेक्टर का टेल कहते हैं। ये वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर का हेड है। ये आपका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हेड। सो इसी तरह से और भी इसी टर्म्स है जो बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कहते हैं। सो अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम पॉइंट ले लें, ए ले लें, यहाँ हम लोग बी ले लें, तो इसको हम अगर पॉइंट्स ले लेंगे तब इसको हम ए बी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स या इनिशियल पॉइंट्स है और बी जो हमारा है वो फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, इसी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। इसे हम टेल भी कहते हैं और इसे वेक्टर का हम हेड भी कहते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। जब भी किसी वेक्टर के हम पोजीशन की बात करते हैं तो उसकी डिस्टेंस हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं उसकी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वेक्टर हमने ए लिया है, वेक्टर हमने ए बी लिया है, तो ये वेक्टर को हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं उसकी जो पोजीशन होती है उसे क्या कहते हैं, हम पोजीशन वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर p है। अब इस वेक्टर p की जो हम मेजर कर रहे हैं कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं। कहाँ मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं। एक पॉइंट हमारे पास O है, दूसरा पॉइंट हमारे पास p है। तो इससे जो रिप्रेजेंट होने वाला वेक्टर है कौन सा वेक्टर है, r वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, वो r वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन हमारा होता और ये हमारा ओ ए वेक्टर होता, अब वो हमारा ओ बी वेक्टर होता, तब जाकर के ए बी वेक्टर जो बनता है वो कैसे बनता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर से। मीन्स अगर आपके पास ए के पोजीशन वेक्टर दिया गया है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है और आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इस तरह से हमें ए बी का पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है डिस्टेंस हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है, ओरिजिन से मेजर होती है। ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर अलग दिया गया है और आपको ए बी वेक्टर निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमको ए बी का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। फॉर एग्जांपल, यहाँ मेरे पास एक आर वेक्टर है। ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल्स बनाता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर आर जो है अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है और वाई के साथ एंगल बीटा है और जेड के साथ एंगल गामा है, तो जो हमारे डायरेक्शन एंगल्स है वो अल्फा बीटा गामा होगा एक्स वाई जेड के साथ। और अगर इसी को हम कॉस में निकाल लें, इसी को कॉस में निकाल लें, दैट मींस कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। और इसी डायरेक्शन कोसाइन को हम इसको एल से, इसे एम से और इसे एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी डायरेक्शन कोसाइन है और इसको हम एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। मींस ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट्स को एक ही कोइंसाइड करे उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसको नल वेक्टर भी हम कहते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम जीरो यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर
जिसकी जो डिस्टेंस हो क्या हो वो 1 हो, डिस्टेंस क्या हो वो 1 हो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी मींस 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन उसकी होगी यूनिट वेक्टर को। अगर मान लीजिए ए वेक्टर हमारे पास ए है तो इसकी ये हमारा ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो 1 है। कोइनिशियल वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट्स क्या हो सेम हो उसे कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर यहाँ से आ रहा है और दूसरा वेक्टर यहाँ से आ रहा है तो दोनों के इनिशियल पॉइंट्स क्या है सेम है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम कोइनिशियल वेक्टर्स। क्या कहेंगे, मान लीजिए ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था तो इसे क्या कहते हैं हम कोइनिशियल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, two vectors a and b are said to be equal vectors if they have same magnitude and the direction regardless the position of their initial points are written as। मीन्स अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तब क्या कहेंगे उसे हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल इसकी भी डायरेक्शन इधर है और इसकी भी डायरेक्शन इधर है और दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी क्या है सेम है, दैट मींस इक्वल वेक्टर्स है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमने इधर किया ये वेक्टर v है, अब डायरेक्शन इस वेक्टर के हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखे तो क्या कहेंगे इसको हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब अगर दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर a है और दूसरा हमारे पास वेक्टर b है, ये दूसरा वेक्टर हमारे पास b है और हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं पैरेलली इस वेक्टर को मूव कराते हैं और जहां से पहले वेक्टर का हेड खत्म होता है दूसरे वेक्टर वहीं स्टार्ट होता है। मींस एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ही ज्वाइन होते हैं। सो ये हमारा b वेक्टर हो गया। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारा r वेक्टर होगा और ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b के इक्वल होगा। एक वेक्टर a था दूसरा वेक्टर a b था, इसको हमें ऐड कराना था, हमने क्या पैरेलली इसको मूव कराया और जहां पहले वेक्टर का हेड था उससे दूसरे वेक्टर के टेल को हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा एडिशन ऑफ अ वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर ये a है और दूसरा वेक्टर ये b है, वो माइनस कराना है तो माइनस कराने का मतलब वेक्टर के डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। सो ये वेक्टर हमारा a हो गया, इस वेक्टर के डायरेक्शन हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया और पैरेलली यहां से ज्वाइन करा दिया तो हो गया हमारा माइनस b वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पहले वाले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से और दूसरे वाले वेक्टर के फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। याद देखिए पहले के इनिशियल से और दूसरे के फाइनल की तरफ ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इस तरह से वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब मान लीजिए कोई भी पैरेललोग्राम है, उसके पैरेललोग्राम की दो साइड्स पे वेक्टर दिए गए, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर हमें b है। अब इसमें हमें अगर ऐड करना है तो देखिए दोनों इनिशियल से लगे हुए हैं, हमें क्या बताया था मैं आपको कि एक वेक्टर के हेड से ही दूसरे का टेल ऐड होता है तो इसको पैरेलली हम क्या करते हैं यहाँ मूव करा लेते हैं वेक्टर b को और तब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को हम क्या करते हैं ज्वाइन कराते हैं तब जाकर के हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। और रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो फर्स्ट के इनिशियल से स्टार्ट होता है और सेकंड के हेड पे जाके ज्वाइन होता है। डायरेक्शन जो होगी उसकी फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ होती है। तो इससे बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर किसी भी पैरेललोग्राम अगर एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स ज्वाइन हो रहे हैं दैट मींस पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। पैरेललोग्राम की दो साइड इसको मान लेते हैं हम, तो क्या करते हैं इस वेक्टर को पैरेलली यहाँ पर मूव कराते हैं, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को हम ज्वाइन कर देते हैं और ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल जाता है a प्लस b के फॉर्म में।
वो आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमें दिया गया है। तो इसका जो मॉड निकालते हैं, वेक्टर के मॉड का मतलब होता है जो भी, अच्छा यहाँ पे जो आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। वहाँ जो एंगल थे वो डायरेक्शन कोसाइन थे, इसे क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। सो इन डायरेक्शन रेशियो को स्क्वायर करा लेते हैं ऐड करके और रूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? वेक्टर का मॉड। अब वेक्टर को अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, मींस जो हमें वेक्टर दिया गया था उस वेक्टर को हम क्या करते हैं? उसके मॉड से डिवाइड करा देते हैं। वेक्टर के मॉड से डिवाइड करा देंगे। सो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। सो ये जो हमारे होते हैं यही क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और इस तरह से किसी वेक्टर को आप लिखेंगे वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर के फॉर्म में, तो हमारा यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। दो तरह के जो प्रोडक्ट्स है उसमें एक हमारा डॉट प्रोडक्ट है और एक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में मैं बताता हूँ आपको। डॉट प्रोडक्ट इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, तो उसको हम ए डॉट बी पढ़ते हैं। ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अब अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं और हमें उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हम करते क्या है? ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन में क्या करेंगे? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो इस तरह से हमें दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मिल जाता है। ठीक है। अब ए डॉट बी में अब मान लीजिए जैसे हमारे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सेल्फ वेक्टर है। मतलब आई वेक्टर जो होता है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, जेड वेक्टर जो होता है वो वाई के डायरेक्शन में होता है और के वेक्टर जो होता है वो जेड के डायरेक्शन में होता है। सो आई डॉट आई अगर हमें निकालना होगा तो आई जे के सब यूनिट वेक्टर्स है, इनके मॉड 1 होते हैं। तो अगर आई डॉट आई को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ आई मतलब 1, मॉड ऑफ आई मतलब 1 यूनिट वेक्टर है और आई का एंगल आई से मींस एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर अगर है तो उसका एंगल एक्स से कितना होगा? cos 0 होगा। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। इसलिए आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। लेकिन अगर हम निकालें आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट एल निकालें अगर यहाँ से हम, सो ये 0 आते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ आई मतलब 1, मॉड ऑफ जे मतलब 1। आई और जे वेक्टर्स आई जे के जो होते हैं वे एक दूसरे में 90 डिग्री होते हैं, यानी एक्स वाई के बीच में 90 डिग्री, वाई जेड में 90 डिग्री, एक्स और जेड में भी 90 डिग्री होता है। सो क्या आ जाएगा? cos 90 और cos 90 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप होता है। यहाँ पर एन कैप जो है वो डायरेक्शन होती है, एन कैप क्या होती है? डायरेक्शन होती है। अब कैसे हम दो वेक्टर्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ये हम बताएंगे आपको। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब दूसरा वेक्टर हमारे पास बी दिया गया है 3i माइनस 2j माइनस k। अब अगर हमें इनका निकालना है a क्रॉस b, क्या निकालना है? a क्रॉस b। a क्रॉस b अगर हमें निकालना है तो हम लोग i j के डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे।
यहाँ ए में आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, जे का 3, के का 4 और बी में 3 -2 और -1। डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व करेंगे, आई पहले लिख लेंगे, फिर आई वाला रो और कॉलम छोड़ देते हैं, तो 3 1 जा -3 और माइनस कराना होता है, 4 2 जा 8, माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा +8। फिर जे के लिए माइनस जो होता है डिटरमिनेंट से आपने पढ़ा है, इस रो इस कॉलम को छोड़ देते हैं, सो -2 -12 हो जाएगा, फिर प्लस के इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, सो -4 -9 से हो जाएगा 5i प्लस 14j -13k। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हमें सॉल्व करना होता है। अब हम एक्सरसाइज 1 की ओर मूव करते हैं। अब जो इतनी भी वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स को वो मैंने आपको बता दिया है। फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज में टॉपिक्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिप्रेजेंट्स ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। 40 किलोमीटर आपको दिखाना है ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। सो जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, ये एंगल होगा 40 डिग्री, सॉरी एंगल होगा ये 30 डिग्री और ये आ जाएगा 40 किलोमीटर। इसको मैं वेक्टर फॉर्म ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से 30 डिग्री पर हमें 40 किलोमीटर मूव करना था, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। देखा था 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मींस नॉर्थ से 30 डिग्री पर 40 किलोमीटर का मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लासिफाई मेजर्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। जैसे पहला है 10 kg। अब 10 kg क्या है, ये हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो मास है, तो मास में डायरेक्शन होती नहीं, तो इसका मतलब स्केलर है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, क्या डायरेक्शन है, इसका मतलब स्केलर है। 40 डिग्री डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब स्केलर है। 40 वॉट डायरेक्शन नहीं, स्केलर है। 10 को माना हमने कूलम। अब करंट किसमें डायरेक्शन हो जाती है, कूलम। कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट होती है। कूलम किसकी होती है, चार्ज की यूनिट होती है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये भी क्या होगा हमारा स्केलर होगा। 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा होता है, एक्सीलरेशन जो हमारा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सीलरेशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि आपका जो एक्सीलरेशन की डिफिनेशन आता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की रेट होती है उसी से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। सो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और चार्ज जो मूव होता है वो भी किसी न किसी डायरेक्शन में मूव होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्रिएट रखा है, यानी जो भी हमने बैटरी से करंट कर रखा है वो कैसा कनेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, तो चार्ज भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, दैट मींस स्केलर है। डिस्टेंस, ये भी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता। इन क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। एक डायग्राम देखिए हमारे पास बना है यहाँ पर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। सी डायरेक्शन है। पूछा गया कोइनिशियल। कोइनिशियल मतलब क्या होता है, जो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ए और डी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस कोइनिशियल वेक्टर्स हो गए। इक्वल वेक्टर्स, एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, देखिए डी और बी दोनों डायरेक्शन में है, दैट मींस इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मींस क्या होता है, जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो बट इक्वल
ना हो। तो देखिए ए और सी एक डायरेक्शन इधर है और सी की डायरेक्शन इधर है, दैट मींस ये कैसे है, ये कोलिनियर तो है बट इक्वल वेक्टर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, बिल्कुल कोलिनियर है क्योंकि डायरेक्शन इनकी उल्टी है लेकिन मैग्नीट्यूड्स क्या है, सेम और एक ही प्लेन में है। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो टू कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड उनका इक्वल हो, ठीक है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर, नो, ये भी फॉल्स है क्योंकि जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो कोलिनियर हो जाए, हो सकता है कि डायरेक्शंस क्या हो, अलग अलग हो। कोलिनियर वेक्टर्स आपको मैंने डिफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग से। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर एक ही लाइन के पैरेलल होंगे तभी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो पैरेलल वर्ड वहां होना जरूरी है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल, ये भी फॉल्स होगा। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 10.1 करनी है और अगले जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के 10.2 के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस